कहते हैं कि अगर उचित मार्गदर्शन की प्राप्ति हो तो एक दीपक भी सूरज की भांति प्रकाशित हो सकता है। इसीलिए जब भी आपको समय मिले अपने वरिष्ठों से, अपने विश्वसनीयों से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें ताकि आप भी सूरज की भांति प्रकाशित होते रहें। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस विश्वसनीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और आज की इस वीडियो में एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और मैंने भी कई सारे वरिष्ठों से सलाह लेकर और एक मैं माध्यम के रूप में आप तक उन वरिष्ठों की, विश्वसनीयों की सलाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे उनमें क्या क्या शामिल होने वाले हैं ये हम आरंभ में जान लेते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंतर्गत जो मुद्दे शामिल होने वाले हैं उसमें खास तौर पर केंद्र में रखा गया है एमपीपीएससी 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो भी समुचित मार्गदर्शन हो सकते हैं वे इस चर्चा में शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं या मैं ये कहूं कि 25 के बाद की भी कोई परीक्षा को शुरू करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। और वैसे भी कहते हैं कि किसी भी खेल में खिलाड़ी तभी सफल होता है जब उसकी रणनीति काफ़ी बेहतर हो। उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक की सभी बातें खिलाड़ी को पता होनी चाहिए। आपने अक्सर यह देखा होगा कि कई सारे एस्पिरेंट आते हैं और वे न चाहते हुए भी एक पंचवर्षीय योजना का शिकार हो जाते हैं। शुरुआत तो करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में चयन हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा समझाने के बावजूद भी वे उन बातों को अपने जीवन पर लागू नहीं करते, अपनी तैयारी को एक सही दशा और एक दिशा प्रदान नहीं करते परिणाम स्वरूप, और वो प्री, मेंस और इंटरव्यू के जंजाल में उलझे रहते हैं और वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सावधान करने आया हूँ, सचेत करने आया हूँ और बतलाने आया हूँ कि भाई आंखें बंद करने मात्र से अंधकार नहीं होता, अपनी आंखें खुली रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझते हुए भी इग्नोर करते हैं, उन्हें जाने देते हैं और बाद में इसका शिकार हमारा सुनहरा भविष्य बन जाता है। तो एमपीपीएससी 2025 की तैयारी में बहुत लंबा समय अब आपके पास नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी ही देखा है कि 2022 के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शीघ्र ही आयोजित होने वाले हैं भाई नवंबर माह में। और आप सब जानते हैं कि डेट विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 29 तारीख को जो है उनको मिल जाएगी डेट कि किस दिन जो है मैं अगर कहूँ कि साक्षात्कार उनका होने वाला है। चूँकि मैं वीडियो जो है दिवाली के एक दिन पहले छुट्टी के पूर्व मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक जो पहुँचेगा तो संभावना है कि 30 से 31 तारीख को आपके पास मेरी तरफ से ये जानकारी पहुँचने वाली है। चलिए, दूसरी बात मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि 2022 का साक्षात्कार आपके सामने होने ही जा रहा है। 2023 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी आने ही वाला है और 2024 की जो मुख्य परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। तो कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2022 का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, 23 का मेंस उनका जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है और 2024 की भी मुख्य परीक्षा में वे शामिल रहे। पर मैंने क्या कहा, ऐसे कुछ ही विद्यार्थी हैं, ऐसे कुछ विद्यार्थी और हैं जिन्होंने 22 का इंटरव्यू देने का कार्य तो वो कर रहे हैं, लेकिन ना तो वे 23 में एलिजिबल हैं अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए, क्योंकि उन्होंने मुख्य परीक्षा नहीं दी, और ना ही 2024 में उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को पास किया। तो ज़रा सोचिए ऐसे विद्यार्थियों पर क्या बीत रही होगी कि अगर 2022 में परिणाम नहीं निकला तो वे 2025 में क्या करेंगे। तो ऐसे कई सफल और कई सारे असफल युवाओं की कहानी और ऐसे कई सारे सफल और असफल युवाओं के जो अनुभव हैं, वरिष्ठों के जो अनुभव हैं, वे सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो 2025 की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखा जाए, तो सावधानी पूर्वक पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आज के इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई 2025 की तैयारी कैसे करें,
केवल प्री की नहीं, केवल मेंस की नहीं, केवल इंटरव्यू की नहीं, एक ऐसी सुगठित सुव्यवस्थित तैयारी जिसमें अगर प्री निकलता है तो मेंस भी ना रुके और इंटरव्यू भी ना रुके। हमेशा याद रखिएगा आप कि अगर आपका प्री का एग्ज़ाम या मैं कहूँ प्रारंभिक परीक्षा आप उत्तीर्ण कर भी लेते हैं, प्री आप क्वालिफाई हो भी जाते हैं, अगर मेंस में जाकर आप रुक जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं। अगर आप मान के चलिएगा मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में आप रुक जाते हैं तो भी कोई मतलब नहीं। एक सफल विद्यार्थी वही माना जाता है जिसने परीक्षा के तीनों मापदंडों को हर स्तर पर हर प्रकार से उत्तीर्ण किया हो। अगर आप हर प्रकार से उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि तैयारी कैसे शुरू करें, एक पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कैसे हो। कई सारे विद्यार्थियों का एक सवाल रहता है कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें प्रारंभिक परीक्षा को पहले कवर करें कि मुख्य परीक्षा को पहले कवर करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती कि परीक्षा जब निकट आने लग जाए तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, यानी समय प्रबंधन कैसे हो। और जिसे हम कहते हैं एक ऐसा विषय जो प्रारंभिक परीक्षा का मैं कहूँ तो राजा है, सम्राट है, उस विषय को कितना समय दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि MPGK को इग्नोर अगर हम कर देते हैं तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा रुक जाती है, और अगर हम MPGK में डूब जाते हैं तो पता चलता है कि मुख्य परीक्षा के बहुत सारे विषय आपसे दूर चले जाते हैं। तो कैसे हम एक संतुलन बिठाएं, और साथ ही साथ कि चलिए अभी तो सर हम नवंबर के माह में हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों पर वीडियो दिसंबर तक भी पहुंचे, तो अब उन लोगों की रणनीति कैसी हो, क्योंकि रणनीति चलेगी तो सही, पर याद रखिएगा नोटिफिकेशन के बाद ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए कुछ रणनीति में बदलाव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, और अगर मैं ये कहूँ कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहो, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यह बात हमसे खुद से हम अपने आप को नहीं समझा पाएंगे। तो नोटिफिकेशन के बाद रणनीति में क्या बदलाव हो ये भी हम जानेंगे। उत्तर लेखन करें या ऑब्जेक्टिव लगाएं, भाई समय तो उतना ही है कि आंसर राइटिंग पर फोकस करें या ऑब्जेक्टिव लगाएं, क्योंकि आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं करेंगे तो मेंस रुकेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तो प्री रुकेगा। तो इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बिठाया जाए। कई बार कई सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट होंगे या आपके सीनियर्स होंगे, आप पूछिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि पता चला कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और मुख्य परीक्षा की तरफ पहुंचे और एक भी ऐसे लिखकर नहीं देखा, तो ऐसा हम क्या करें कि भाई निबंध के लिए अलग से समय ना निकालना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि भाई पूरी तैयारी के दौरान स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी तनाव में आकर के परीक्षा को बिगाड़ लेता है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर कई सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, उन विधियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, तैयारी का सोर्स क्या हो, उसका माध्यम क्या हो, किन सोर्सेज से तैयारी की जाए जो सोर्स विश्वसनीय है, उन सभी पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि तैयारी शुरू कैसे करें। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, तैयारी कैसे शुरू करें। वैसे भी कहा जाता है कि हरिवंश राय का एक कथन है कि पूर्व चलने के पहले बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी जिस राह पर आप चलने जा रहे हैं उस राह की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे विद्यार्थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप उत्कर्ष आइए, तैयारी कीजिए, पर कम से कम आंखें बंद करके मत आइए। भाई कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है वो बिना परीक्षा की जांच पड़ताल के और कक्षा में आकर बैठ जाता है, क्लासरूम में आकर बैठ जाता है। मैंने भी पढ़ाने के दौरान ऐसा कई बार देखा है, कई ऐसे विद्यार्थी बैठे होते हैं जिनका कहना होता है कि क्या सर ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए, क्लासरूम में बैठा हुआ विद्यार्थी अगर यह सोच रहा है कि ये सब भी पढ़ना पड़ेगा तो ये कहाँ तक उचित हुआ। ज़रा सोचकर देखिए, एक ऐसा एस्पिरेंट जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए आया है, जिसे इस बात का ही नहीं पता कि भाई सिलेबस क्या है, तो वो क्लास में बैठ कर के आइडिया कैसे लगाएगा कि उसको जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसमें से क्या उसके काम का है, क्या उसके काम का नहीं है। वो खुद इस बात का आकलन कैसे कर पाएगा। तो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई तैयारी की शुरुआत कैसी हो। आप लोगों के कई सारे प्रश्न होते हैं तैयारी की शुरुआत में कि सर हम सबसे पहले क्लास को देखें। कई लोगों का प्रश्न होता है सर क्लास को देखें या NCERT जैसी कोई बुक पढ़ी जाए, या इस कोचिंग का नोट्स पढ़ा जाए, उस कोचिंग का नोट्स पढ़ा जाए। कई लोग कहते हैं सर
कुछ नहीं करते तो हम एक काम करते हैं, ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, या ऑफलाइन क्लास ली जाए, या सेल्फ स्टडी की जाए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न विद्यार्थी के दिमाग में आते हैं। मैं ये कहूँगा कि तैयारी करने का एक निश्चित क्रम होता है ना। जैसे मान के चलिएगा कि आपने मकान बनवाना शुरू किया, तो ये असंभव है कि आपने मकान की शुरुआत जो है वो छत बनवाने से कर दी। आप सभी जानते हैं मकान बनवाने की शुरुआत एक नींव से होती है, और नींव जब मजबूत हो तो उसके बाद में धीरे धीरे मकान पर छत भी बनेगी, और उसके बाद में मकान के रंग रोगन का कार्यक्रम भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी तैयारी के क्रम में एक निश्चित क्रम आप लोग फॉलो कीजिए, है ना। और मैं अभी भी कहूँगा कि इस कक्षा में जितने भी इनपुट हैं ये मेरे व्यक्तिगत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उत्कर्ष क्लास पर सेवाएं दे रहे सभी वरिष्ठ शिक्षकों से एकल चर्चा की, सभी के अनुभवों को जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों से बात होगी आपके निर्णयों में उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता और कहीं ना कहीं उतनी ही क्वालिटी आ पाती है। तो सभी से मैंने बातचीत की कि सर आप बताइए आपको क्या लगता है, आपने इतने इंटरव्यू दिए, आपने इतने मेंस दिए, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए। सर ने भी मुझसे कई बार पूछा सर किसको तैयारी करनी है, तो मैंने कहा मेरे छोटे भाई को तैयारी करनी है, को बहुत सारे विद्यार्थियों को बताना है, तो आप मुझे अपनी तरफ से अपने अनुभव बताइए। तो बहुत सारे वरिष्ठों के अनुभव और उसमें मैंने कुछ अपने जो है इनपुट शामिल करके और सभी के अनुभवों को सारगर्भित रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए तैयारी की शुरुआत में आपके कुछ निश्चित क्रम होते हैं, और इन सभी क्रम में देखिए सबसे पहला क्रम रहता है आपके सामने पाठ्यक्रम की सटीक तैयारी, सटीक जानकारी। सटीक जानकारी मैंने शब्द यहाँ इसलिए प्रयोग किया है, कई सारे विद्यार्थी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि भाई जो सिलेबस है उसमें पेपर कुल इतने होने वाले हैं। आप ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या आपको हर एक पेपर का मतलब पेपर क्रमांक 1 का, मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं, पेपर क्रमांक 2 का, पेपर क्रमांक 3 का, पेपर क्रमांक 4 का, 5 का और 6 का, क्या आपको निश्चित रूप से पता है कि हर परीक्षा में यानी हर पेपर में अंकों की प्रकृति कैसी होगी, कितने वर्ड्स लिखना होता है, कितने मिनट में लिखना होता है, और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा को सफल करने के लिए आपको कितने ऑब्जेक्टिव लगाने, ओवरऑल कितने टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी कई गुना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या छोड़ना है। कहीं ऐसा तो नहीं आज भी आप विश्व के भूगोल में इंटरेस्टेड हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूपीएससी आरएएस या यूपी पीसीएस के विद्यार्थी हो और आज भी अगर आप चाहो तो बोले पता चला कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे विषयों को आप साथ में लेकर चल रहे हो। तो देखिए सबसे पहले जरूरी पाठ्यक्रम की सटीक जानकारी। भाई मेरा कहना है कि हार्ड कॉपी में अपने पास पाठ्यक्रम को रखिए। हार्ड कॉपी में मैंने नहीं कहा कि आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में रखिए अपने पास, ये आप उन विद्यार्थियों में शामिल मत होइएगा जो केवल और केवल एक कोर्स को परचेस कर लेने मात्र से ये सोचते हैं कि अब हम इसको आराम से पढ़ते रहेंगे। आप कोर्स परचेज कीजिए, गुणवत्ता रहती है कोर्स में, पर आप अपने प्रति भी जिम्मेदार बनिए। पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी अपने पास रखिए, और मैं तो ये कहूँगा कि पाठ्यक्रम हार्ड कॉपी में आपके पास प्रिंट आउट के फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? ताकि दिशा में भटकाव ना हो। याद रखिएगा जो एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं वो आपके काम का नहीं। ऐसी कोई भी बात जो एमपीपीएससी के सिलेबस में नहीं है वो आपके काम की नहीं है। मैं अपने ही पढ़ाए हुए विषयों से एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ और मान लीजिए मैंने बोल दिया विद्यार्थियों से देखिए अब हम लोग अलंकार पढ़ते हैं, ये बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है। या मैंने बोल दिया विद्यार्थियों के चलिए फिलॉसफी में हम इमैनुअल कांट को पढ़ेंगे, एक पाश्चात्य विचारक हैं, वेस्टर्न फिलोसफर हैं और बहुत महान विचारक हैं। भाई इमैनुअल कांट जब सिलेबस में ही नहीं है तो पढ़कर क्या कर लेंगे? जरा सोच कर देखिए 2024 से भगवत गीता सिलेबस में। भगवत गीता बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है, एक ज्ञान संपदा का अपने आप में प्रतिनिधि एक पुस्तक जो है मानी जाती है श्रीमद् भगवत गीता। अब 2023 तक अगर कोई भी विद्यार्थी भगवत गीता पढ़ रहा है तो अपना समय खराब पड़ रहा है। इसलिए भाई पाठ्यक्रम की सटीक जानकारी आपके पास हो ताकि किसी भी प्रकार से दिशा में भटकाव ना हो। फिर दूसरी बात, आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू करें या मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू करें, या मैं कहूँ किसी एक टॉपिक को भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, इतिहास का टॉपिक हो, भूगोल का टॉपिक हो, संविधान का टॉपिक हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिंदी, एथिक्स, कुछ भी हो, कम से कम विगत वर्षों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख लीजिए ताकि स्वनियंत्रण रहे।
परीक्षा में तैयारी के दौरान स्वनियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, हर विद्यार्थी के पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त समय उतना ही है। समय तो एकदम बराबर है। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि हमें मध्यकाल के इतिहास में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे आक्रांताओं की कहानियों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया और हम भीतर चलते ही जा रहे हैं और पता चला कि बाबर की दादी का नाम जो है वो लूसेंट जैसी बुक में लिखा हुआ है और आप गूगल करने बैठ गए बाबर के दादा का नाम। तो जरा सोचकर देखिए आप, जब इस प्रकार की प्रकृति के क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो ऐसे प्रश्नों का आप करेंगे क्या? है ना? आप समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि भाई सिलेबस अपने पास रखें, व्यवस्थित रूप से पढ़ें ताकि एक सटीक दिशा बनी रहे। विगत वर्षों के प्रश्न से प्रश्न की प्रकृति का आपको अनुमान लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि कहाँ तक अंदर जाना है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना। स्वनियंत्रण हेतु विगत वर्षों के प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात आपके सामने आती है कि बुक्स और क्लास, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास ले सकता है ना, और चूंकि आज के समय पर तो ऑनलाइन सुविधा बहुत अच्छी सुविधा है, तो बुक्स और क्लास दोनों को आप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न से काम हो गया, ताकि आप व्यवस्थित जानकारी अपने पास जुटा सकें। और याद रखिएगा, हर एक टॉपिक को पढ़ने का एक निश्चित समय आपके पास होता है। अगर आप उस समय सीमा का उल्लंघन करके और भी थोड़ा गहराई में, या मैं कहूँ कि ज़्यादा समय अगर आप उसको दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, जैसे मैं कहूँगा, एक उपमा यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। एक माँ के 2 बच्चे हैं और घर में 2 रोटियाँ हैं। अगर एक ही बच्चे को दोनों रोटियाँ दे दी जाएंगी तो एक बच्चा भूखा रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि हर विषय को पढ़ने की एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर आपने उस समय सीमा से अधिक समय इस विषय को दे दिया, किसी भी विषय को दे दिया, तो यकीन मानिए कोई और विषय भूखा रह जाएगा। किसी और विषय की हिस्से की सामग्री आप किसी अन्य विषय को नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि बुक्स और क्लास बहुत ज़रूरी हैं ताकि व्यवस्थित जानकारी आपको मिले। नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि संक्षिप्त जानकारी आपको मिले। देखिए, हर बात समय पर निर्भर करती है। अगर आपको लगता है कि आप एक ठीक समय पर तैयारी कर रहे हो तो क्लास और बुक्स की आप सहायता ले सकते हो। लेकिन जब लगता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, मैंने ये सर का वीडियो देखा ही तब है जब प्री का नोटिफिकेशन आ गया, तब ऐसे में बुक्स नहीं और ऐसे में नोट्स आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि किताब की तुलना में नोट्स की लेंथ तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। एक सबसे बड़ी बात, हर एक किताब और नोट्स के साथ में क्वेश्चन बैंक जरूर होता है। मैंने कहा प्रश्न बैंक। एक बात और समझिएगा, एक तो होता है विगत वर्षों के प्रश्न और एक होता है संभावित प्रश्न। उत्कर्ष में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थियों को न केवल विगत वर्ष के प्रश्नों से परिचित कराया जाए, अपितु यह भी पूरी कोशिश की जाए कि उसे संभावित प्रश्नों की सूची भी मिले ताकि वह अभ्यास कर सके। और हमेशा याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क में असीम ऊर्जाएं भरी पड़ी हैं। वह चाहे तो बहुत कुछ सोच सकता है। वैसे भी एक आपने कहावत सुनी होगी कि जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। कभी भी चूंकि मानव होता है, बहुत कुछ सोच सकता है। तो भाई सिलेबस में लिखे हुए जितने भी शब्द आपके सामने हैं, चाहे वो इतिहास का हो, इकोनॉमी का हो, भूगोल का हो, किसी भी विषय का हो, हिंदी का हो, तो हर शिक्षक के पास, हर एक, मैं अगर कहूँ तो कंटेंट बनाने वाले व्यक्ति के पास, कंटेंट के सहयोगी के पास इतना अनुभव होता ही है कि वह उस शब्द विशेष को देख करके सोच तो सकता ही है कि इससे प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। और इस बात का उदाहरण मैं केवल अपना उदाहरण नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप किसी भी पुरानी क्लास को देख लीजिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा की हो, चाहे वो संभव सीरीज की हो। परीक्षा होने के पहले क्लास YouTube पर आयोजित हुई, संभावित प्रश्नों को सॉल्व भी कराया गया, ठीक है। और उसके बाद में जब परीक्षा होती है तो उसमें प्रश्न आते ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम केवल मैं कर पाता हूँ,
मैं ये कह रहा हूँ इस दुनिया का हर एक शिक्षक जिसने ठीक ठीक स्तर पर मेहनत की है वह कम से कम उस शब्द को देख करके सोच सकता है कि प्रश्न कैसे बन सकता है और प्रश्न कैसे नहीं बन सकता। और याद रखिएगा, इसी आधार पर मैंने कहा एक तो है विगत वर्षों के प्रश्न और एक है संभावित प्रश्न, और दोनों ही प्रश्नों की सूची को बना करके उत्कर्ष में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक। इस क्वेश्चन बैंक की खास बात क्या होती है, कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, सपोज मैंने कहा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें आपने अगर पढ़ा है मान लीजिए मौर्य काल यानी मौर्य डायनेस्टी को पढ़ा है, तो मौर्य डायनेस्टी से संबंधित प्रश्न 2 मार्कर में कैसे बन सकते हैं, 7 मार्कर में कैसे बन सकते हैं, 10 मार्कर में कैसे बन सकते हैं, ये सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो विद्यार्थियों के पास आ जाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, ठीक इसी प्रकार से मैंने कहा कि भाई अगर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेते हैं और इसको ठीक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक केवल और केवल मुख्य परीक्षा के लिए भी नहीं होता, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर टॉपिक के बाद में अच्छे खासे प्रश्नों को आप सॉल्व करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप क्विक रिवीजन पर भी विशेष ध्यान दें। वह जिन विद्यार्थियों ने कभी क्विक रिवीजन नोट्स नहीं बनाया तो यकीन मानिए परीक्षा के अंतिम समय में वे बिखर जाते हैं, उनका रिवीजन नहीं हो पाता और वे दिशा से भटक जाते हैं। मैंने कहा कि जरा सोच कर देखिए कि सैकड़ों पृष्ठों वाली, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पेज हैं किसी एक नोट्स में या किसी एक किताब में, और उस किताब को आप कितना पढ़ेंगे, बार बार कब तक पढ़ेंगे। तो एक बार क्या होता है, बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद फ्लो चार्ट के रूप में, कीवर्ड के रूप में एक संक्षिप्त नोट्स बनाया जाता है, और ये संक्षिप्त नोट काम करता है परीक्षा के समय पर, अंतिम समय पर रिवीजन के लिए। जब इतनी सारी बुक्स का भंडार को इतने से पेजेस में समेट दिया जाए तो रिवीजन में आसानी होती है। और हमेशा याद रखिएगा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जवानी के समय पर, अपनी युवावस्था के समय पर बुजुर्ग अवस्था की भी तैयारी करता है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छा विद्यार्थी जब उसको समय मिलता है तो परीक्षा के समय के दबाव को कम करने के लिए अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ी हुई जानकारियों को, अपनी कमियों को चंद पेजेस में लिख लेता है ताकि उसे रिवीजन करने में आसानी हो। मुझे लगता है कि शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाए हों कि भाई सबसे पहले सिलेबस आपको पता हो, फिर विगत वर्षों के प्रश्न आपको पता हो, एक इनका आपने अध्ययन किया हो, एक बेहतर तरीके से आपने किताबें पढ़ी हों, क्लास करी हो, है ना, नोट्स आपने पढ़े हों या संक्षेप में बनाए हों, क्वेश्चन बैंक आपने देखा हो ताकि आत्म मूल्यांकन अच्छे से हो सके, और उसके बाद में क्विक रिवीजन नोट्स आपने बनाए हों ताकि समय रहते रिवीजन हो सके। अगर ये सभी स्तर पर आपने काम किया है तो बहुत ही बेहतर है। इसके बाद में एक बड़ा सवाल आता है कि सर आपने बोल तो दिया कि सिलेबस देख लें, सिलेबस देख लेंगे, लेकिन सिलेबस जब भी देखते हैं तो एक बड़ी विडंबना ये आती है कि सिलेबस तो प्रारंभिक परीक्षा का भी है और मुख्य परीक्षा का भी है, तो सिलेबस को किस नज़रिए से देखा जाए। तो यहाँ मेरा जवाब होगा कि सिलेबस को आप 3 एंगल से देखिएगा। सिलेबस में ये देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो केवल और केवल मुख्य परीक्षा में शामिल हैं। एक तो ये मुद्दा आप देखिएगा। ऐसा देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो केवल और केवल प्री में शामिल हैं, और उससे भी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में एक साथ में काम में आ सकते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रा सोच कर देखिएगा। अगर आपने सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से देखा हुआ है और मान के चलिएगा कि आप मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, मैं किसी भी विषय का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, चलिए संविधान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने देखा कि भारतीय संविधान का एक विषय के रूप में अगर हम देखें तो वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल है और मुख्य परीक्षा में भी शामिल है। तो जरा सोचकर देखिए कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस समय पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस टॉपिक को न केवल आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर से पूरा करें, अपितु आप मुख्य परीक्षा के स्तर से भी उसी समय पर पूरा कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वह टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना होगा। चलिए, ये बात शायद आप समझ पाए होंगे। जैसे मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनजातियां,
अब मध्य प्रदेश की जनजातियां जब आप पढ़ने बैठे हैं तो जनजातियों का आपने विस्तार से अध्ययन कर लिया, फिर आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, फिर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, और आपने क्या किया कि जानकारी जुटाने के बाद और एक आपने संक्षिप्त नोट्स भी बना लिया ताकि प्रारंभिक परीक्षा में भी आप पढ़ सकें, मुख्य परीक्षा में भी आप पढ़ सकें। बार बार आपका समय उसी किताब को खोलने में, उस क्लास को सुनने में व्यर्थ ना जाए जिस किताब को आप पढ़ चुके हो, जिस क्लास को आप सुन चुके हो। कम से कम इतना विश्वास अपने ऊपर रखिए कि एक बार पढ़ा हुआ किताब में अगर मेरे नोट्स पे आ गया, एक बार सुना हुआ क्लास में अगर मेरे नोट्स पर आ गया, तो मुझे अपने नोट्स के माध्यम से कोशिश करना है कि अपनी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को मैं आगे बढ़ाऊं, मेरा समय खराब ना हो। तो सिलेबस को 3 नजरिए से देखिएगा। केवल मेंस वाला सिलेबस कौन कौन सा है, केवल प्री वाला सिलेबस कौन कौन सा है, और ऐसा कौन सा सिलेबस है जो प्री प्लस मेंस दोनों में है। चलिए मैं खुद अपनी ओर से आपको बस आगे चल के बताता हूँ। वैसे एक नज़र में आप प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए, मैं आपको इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि भाई प्रारंभिक परीक्षा में आपके सामने जीएस वाले पोर्शन में, अगर मैं सी सेट की बात ना करूं क्योंकि सी सेट सिविल सर्विसेज में केवल क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पर 10 इकाइयाँ आपको मिलती हैं। और याद रखिएगा 10 इकाइयाँ साइकोलॉजिकल रूप से आपका प्रेशर कम करती हैं, लेकिन ये 10 इकाइयाँ मात्र नहीं अपितु ये तो अपने आप में 10 विषयों की भांति कार्य कर रही हैं। भारत का इतिहास, अब इतिहास लिखा हुआ है मतलब प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, आधुनिक भी पढ़ना हो, एक नया ट्रेंड, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत, सब कुछ आपको पढ़ना है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपने देखा हुआ है, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी आप स्वयं ध्यान से देखिए। मैंने तो बता दिया कि आपको देखना भाई प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट में क्या क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, आप सब कुछ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आप सिलेबस हार्ड कॉपी में देखिएगा, पेपर नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, सबको ध्यान से देखिएगा। ये आपका काम है। मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है, सिलेबस को किस एंगल से देखना है। सिलेबस को देखना है आपको इस एंगल से, जैसे मैंने कहा कि ऐसे टॉपिक जो आपके केवल मुख्य परीक्षा में हैं, यानी केवल और केवल मेंस में आने हैं, तो मैं आपको याद से इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करिएगा, देखिएगा, समझिए। तो मैं आपको बताता हूँ केवल मुख्य परीक्षा में अगर मैं बात करूँ तो एक तो आता है आपका पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 जो है जिसमें आपका निबंध और पत्र है, ये केवल और केवल आपके मुख्य परीक्षा का हिस्सा है, इसको प्रारंभिक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे पेपर नंबर 5 जहाँ पर आपको मिलता है सामान्य हिंदी, तो यह जो पेपर है इसका भी मेंस से ही संबंध है, प्री से कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे पेपर नंबर 4 आपको मिलेगा जिसे हम कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन यानी कॉमन रूप से एथिक्स कह देते हैं, और वहीं पार्ट बी में भी आपको कई सारे विषयों का समूह मिलता है, पर जैसे कॉमन रूप से हम इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता कह देते हैं। मेरा मानना है कि पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 ये 3 पेपर का कहीं से कहीं तक आपका प्रारंभिक परीक्षा में कोई काम नहीं है। हाँ देखिए, अब किसको कैसे कवर करना है तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आपको लाभ पहुंचा रही है, आपके तनाव को कम करने काम में आ रही है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप लाइक कर दें और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक चला जाए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक, आपके जो अनुभव हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में, केवल मुख्य परीक्षा में एक तो आपका निबंध शामिल है, हिंदी शामिल है, पेपर नंबर 4 शामिल है। तो पेपर 4, 5 और 6 इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जिस दिन भी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, ये तीनों विषयों पर किसी प्रकार की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा भी महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा भाई, ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो पेपर नंबर 2 के अंतर्गत आपको एक और विषय मिलता है जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, तो देखिए आपके सिलेबस के अंतर्गत अगर आप देखोगे,
ठीक है, आपके सिलेबस के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल और केवल आपकी मुख्य परीक्षा में है, प्रारंभिक परीक्षा से जिनको लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा ये देखिए पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में दोनों ही पार्ट आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में काम में आते हैं। अगर कुछ एक पॉइंट्स को हटा दिया जाए जैसे आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन आदि को, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर नंबर फर्स्ट आपका प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिल जाता है। पेपर नंबर सेकंड में देखिए आप सोशियोलॉजी यानी जो समाज शास्त्र है ये केवल और केवल मेंस में है। ठीक है, पेपर थर्ड जो है वो आपके सामने ये प्री प्लस मेंस में। अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि एकदम बाल की खाल की, अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमी का ये शब्द केवल मेंस में आता है, भाई पढ़ना तो आपको पूरा ही होता है। आप ऐसा मत कीजिए, एक बार दूध में पानी मिला दिया, दूध और पानी को आप अलग अलग उतनी आसानी से नहीं कर सकते। गंगा नदी में यमुना का पानी मिल जाए तो दोनों के पानी को पृथक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप इस मेंटेलिटी को छोड़ दीजिए कि मैं, आप ही एक व्यक्ति हैं, आप ही को परीक्षा देनी है। आप ऐसा मत कीजिए कि ये प्रारंभिक परीक्षा का काम है तो मैं इसको अलग तरीके से पढ़ूंगा, ये मुख्य परीक्षा की तैयारी है तो मैं इसको अलग तरीके से पढ़ूंगा। अगर मान के चलिएगा कि कोई भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, किसी भी राजा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग तरीके से मरेगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग तरीके से मरेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि संविधान के आर्टिकल जो हैं प्रारंभिक परीक्षा में अलग किस्म के होंगे और मुख्य परीक्षा में जाकर आर्टिकल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी एक व्यक्ति हैं, आप ही को परीक्षा देनी है, एक ही परीक्षा का एग्जाम है ना, या मैं एक प्रकार से कहूँ एक ही पद के लिए एग्जाम आप दे रहे हो। तो ठीक इसी तरीके से आप ये मान के चलिएगा कि इसी प्रकार से सिलेबस भी आपका पूरा इंटीग्रेटेड है, सब कुछ मिला जुला है। तो यहाँ पर केवल और केवल सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो मेंस में है, बाकी पूरा पेपर नंबर 4 आपको मेंस में मिलता है, पेपर नंबर 5 आपको मेंस में मिलता है, पेपर नंबर 6 आपको मेंस में मिलता है। लेकिन जो प्रारंभ के 3 पेपर हैं, खास तौर पर अगर मैं सोशियोलॉजी को छोड़ दूं तो इधर से वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर मैं छोड़ दूं, ये सब कुछ आपका प्री में आता ही है। तो शायद आप समझ पाए होंगे इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रारंभिक परीक्षा का केवल टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि करंट की कोई आपकी स्पेशल इकाई हो। लेकिन आप जानते हैं इकोनॉमी की बात हो, सोशियोलॉजी की बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, एथिक्स की बात हो, कहीं ना कहीं करंट के उदाहरणों से आपके पेपर में गुणवत्ता आती है। तो करंट अफेयर्स केवल प्रारंभिक परीक्षा में है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर 4 है, 5 है और साथ साथ में पेपर नंबर 6 है और इधर से आपका समाजशास्त्र है। बाकी आपका जितना भी सिलेबस है, शेष जो आपका पाठ्यक्रम है, वो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में भी आपको पढ़ना है और मुख्य परीक्षा में भी आपको पढ़ना है। तो अब एक मुद्दा फिर से आता है कि अब किस परीक्षा को कैसे पढ़ा जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप विशेष तौर पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कोशिश करें कि प्रतिदिन आप 10 से 12 घंटे का समय निकालें। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर आप ऐसा कह देते कि 6 घंटे में होगा एमपीपीएससी में सिलेक्शन, तो सुनकर बहुत अच्छा लगता। आपने ऐसा क्यों कहा 10 से 12 घंटे का आप समय निकालें? तो बात समझिएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे में एमपीपीएससी सिलेक्शन हो जाता है। जो ये कह रहा है वो मेरा ऐसा अनुमान है कि या तो बहुत ब्रिलियंट है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रिलियंट है, या वो झूठ बोल रहा है। एमपीपीएससी की तैयारी 6 घंटे में तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपका टारगेट 2027 है, 28 है, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो भारत सरकार ने भी बंद कर दिया, लेकिन आप अगर उस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन आराम से 6 घंटे पढ़िएगा, 10 से 12 घंटे की नींद लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, फ़ोन चलाइएगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई सफलता पाना चाहता है तो कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि 10 से 12 घंटे के समय को लेकर आप प्रतिबद्ध रहें, कमिटेड रहें, ताकि कभी किसी एक दिन, ईश्वर ना करे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य किसी कारण से दिक्कत में है, मानसिक स्वास्थ्य आपका आज ठीक नहीं है, आप डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, आपको लगता है आपका मूड खराब है, या ऐसा हो जाए कि ईश्वर ना करे, मैं नहीं चाहता कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति किसी विद्यार्थी के जीवन में आए, लेकिन चूंकि हम मानव हैं
तो समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है और अगर 2, 3, 4, 5 दिन खराब हो जाते हैं, तो अगर आप हर दिन 10 से 12 घंटे के आसपास का समय खींच रहे हैं, तो आपके समय की उपयोगिता उस समय सिद्ध हो जाती है जिस समय आप परीक्षा को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि जितना समय आपको मिल रहा है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, है ना, 8 घंटे, जितना भी आपके बस में है, आप प्रयास कीजिएगा। एक एक क्षण आपके लिए कीमती है। पहले तो मैंने कहा कि आप अंधकार के चश्मे को उतार फेंकिए। आप कोशिश कीजिए, आप 2025 की परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं, और केवल प्रारंभिक परीक्षा नहीं और केवल मुख्य परीक्षा नहीं, आप संपूर्ण रूप से चयनित होना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। तो 10 से 12 घंटे का आप समय निकालें, ताकि कभी समय खराब हो भी जाए तो सिलेबस पीछे ना रहे, और सिलेबस में टाइम मैनेजमेंट ऐसे हो, जितना भी आपका टाइम निकल करके आया उसमें अधिकांश समय आप दीजिएगा प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट को। अब प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वह है एमपीजीके की प्री प्लस मेंस के सब्जेक्ट में। इसके अलावा आप जानते हैं आपके सामने हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और साइंस है। यानी पेपर नंबर फर्स्ट हुआ, पेपर नंबर सेकंड हुआ, पेपर नंबर थर्ड हुआ, और ये पेपर नंबर 1 और 2 और 3 में कॉमन रूप से आपको देखने को मिल जाता है एमपीजी के। तो प्री प्लस मेंस को आप 75% टाइम दें। प्री प्लस मेंस को, प्री प्लस मेंस मैंने क्या कहा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जब भी आप इन विषयों को पढ़ रहे हैं तो इस नज़रिए से पढ़िए कि इस टॉपिक को मुख्य परीक्षा के दौरान अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। मैंने फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ रहे हैं, भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, तो इस नज़रिए से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बैंक देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, क्वेश्चन बैंक देखिए मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसके तुरंत बाद आप क्या करें, उस टॉपिक को दोनों नज़रिए से पढ़ लीजिए। जब पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इस प्रकृति की जानकारी है ये प्रारंभिक परीक्षा में जा सकती है, और इस प्रकृति की जो जानकारी है ये मुख्य परीक्षा में जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कोई भी तिथि संबंधी मामला हो, यानी कि गणितीय आंकड़े हों, जैसे इस विभाग की स्थापना कब हुई है ना, इस विभाग के संस्थापक कौन थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रारंभिक परीक्षा का क्षेत्र है। और आपसे पूछा जाता है कि इस योजना से जनता को कैसे लाभ मिला, या आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस युद्ध के क्या परिणाम हुए, युद्ध के क्या कारण थे, तो ये मुख्य परीक्षा का एरिया हो जाता है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो कॉमन सिलेबस है उसे आप अपनी पूरी स्टडी प्लान का जो टाइम है, सपोज मैंने कहा कि आपने अगर 12 घंटे का टाइम निकाला है तो लगभग आप 8 घंटे जो है प्री प्लस मेंस को दे सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो आपको बता रहा हूं समझिए, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सामान्य रूप से काम कैसे किया जाए, नवंबर के माह में कैसे काम किया जाए, दिसंबर के माह में कैसे काम किया जाए, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब क्या किया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। और मुख्य परीक्षा को, यानी कि पेपर नंबर 4 हुआ, पेपर नंबर 5 हुआ और पेपर नंबर 6 हुआ, इन तीनों ही पेपर को आप अपने जीवन का या अपने अध्ययन का जो आपने समय निर्धारित किया उसका मात्र आप 25% दीजिए, लेकिन 25 दीजिए। क्योंकि अगर आपने प्री निकाल दिया और प्री और मेंस के बीच में जो आपको 3 माह का 4 माह का जो समय मिलेगा, तो उस दौरान ये पेपर आप 2 से 3 माह में पूरा नहीं कर सकते। जोश में मत आना, आप पूरा नहीं कर सकते। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अगर आपने घर में कोई पौधा लगाया है तो उस पौधे में आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ेगा, तब वो पौधा वृक्ष में तब्दील होगा और फल देगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक पौधा लगाया है, आज के आज मैं इसमें 100 बाल्टी पानी दे दूं और कल ये पौधा जो है वृक्ष बन जाएगा और आपको फल फूल देना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही पेपर नंबर 4 को, 5 को और 6 को भी, और उधर सोशियोलॉजी को पढ़ने का भी एक निश्चित समय होता है। तो आप प्रयास कीजिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपने जीवन का, अपने पढ़ने के समय का थोड़ा थोड़ा समय इन विषयों को भी देते चलें। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आ जाता है, उसी दिन अचानक से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज ना करें, अचानक से चेंज ना करें। क्योंकि बात समझिए, मैंने किसी एक फिल्म को देखना शुरू किया
और फिल्म लगभग 2 घंटे 15 मिनट तक पहुंच चुकी है। लेकिन चूंकि फिल्म जो है वो 3 घंटे की है, अब मेरी 45 मिनट की फिल्म शेष बची है, लेकिन मेरे पास कोई काम आ गया और मैंने फिल्म को छोड़ दिया। 1 महीने के बाद मुझे याद आया कि मेरी फिल्म अधूरी रह गई थी, अब मुझे फिल्म शुरू से देखनी पड़ेगी, तब तो मेरा इंटरेस्ट बचा रहेगा। शायद बात समझ पाए हो। अगर ठीक इसी प्रकार से प्री का नोटिफिकेशन आज शाम को सपोज 5 बजे पर आया है और आपने क्या कर दिया, जो कुछ आपने कर रहे थे सब कुछ आपने बंद कर दिया और आप प्री की तैयारी में कूद पड़े। ऐसा मत करिएगा। प्री का जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक वही करना जो कुछ भी आप करते रह रहे हैं। जब तक आपका पढ़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी इकाई, लेकिन कम से कम अगर किसी एक पेपर के एक पार्ट की अगर आप चौथी इकाई पर हो, तो चौथी इकाई का एक जो मैं कहूं कि स्टॉप पॉइंट जो है, एक माइलस्टोन जो है, वहां पर जाके ठहरिए। कम से कम कोशिश तो कीजिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करें और अपनी उस कॉपी पर नोट डाउन करके लिखें कि मैंने यहां तक पढ़ लिया, प्री के बाद मुझे यहां से कंटिन्यू करना है, मेरी यहां तक ये कमियां हैं। ठीक है, विभाजन ऐसा करिएगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को अपना अधिकांश समय दें, मुख्य परीक्षा को अपना कम समय दें। मैं 25 के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि अचानक से प्री का नोटिफिकेशन आ गया तो भी दिक्कत है। और जब आप प्री प्लस मेंस के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो प्री भी हो रहा है और मेंस भी हो रहा है। ठीक इसी तरीके से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मुख्य परीक्षा के विषयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तत्काल प्रभाव से मेरा आशय कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करने के बाद फिर बंद कर दिया जाए। सपोज जैसे आप हिंदी में मान लीजिए समास टॉपिक को पढ़ रहे थे, आज नोटिफिकेशन आया, लेकिन कल जब समास कंप्लीट हो जाए तब हिंदी को बंद कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने समास 70% कर लिया और आपने बोला बाद में देखेंगे। बाद में आप ही को देखना है, कोई और देखने नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के बाद अपनी स्टडी का पूरा टाइम आप प्री को दें। अब आप मेंस को बंद कर सकते हैं क्योंकि देखिए प्री में टाइम रहता है फिर काफी कम, और जब प्री पढ़ने बैठें तब भी अधिकांश समय आप दीजिएगा एमपीजीके को, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा एमपीजीके पर ही ज्यादा निर्भर करती है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको पढ़ना है, पर एमपीजीके को छोड़ना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मेरी तरफ से अब ये व्यक्तिगत सलाह है कि लाइफ में जब तक आपके पास में अच्छा टाइम चल रहा है तो टाइम का पूरा यूटिलाइज आप करें, क्योंकि जब समय बदलता है फिर आप शायद उतना समय ना दे पाएं जितने समय की मांग परीक्षा कर रही है। अब बात आती है कि एमपीजीके को कितना समय दिया जाए। अब बात आती है नोटिफिकेशन के बाद रणनीति में क्या बदलाव हो, तो मैं आपको बता देता हूं। एमपीजीके को आप ठीक ठीक समय दे सकते हैं। ठीक ठीक समय से मेरा आशय है कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे प्रतिदिन आप एमपीजीके पर चलते रहें। 2 से 3 घंटे के आसपास आप कोशिश कीजिएगा, है ना। पर ध्यान दीजिएगा एमपीजीके पर जब भी काम कर रहे हो आप तो दोनों ही एंगल से करिएगा। प्री के एंगल से भी करिएगा, मेंस के एंगल से भी आप काम करिएगा। और वैसे आप जानते हैं उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाहे बात अवनीश सर की हो, चाहे बात प्रदीप सर की हो, चाहे बात सौरभ सर की हो, है ना, या पांडे सर की, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं। जबकि मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे हर शिक्षक आपको गुणवत्तापूर्ण और खास तौर पर प्री प्लस मेंस के नज़रिए से कंटेंट लेकर आता है। जैसे मैंने सौरभ यादव सर को देखा है, तो जब भी वो क्लास लेते हैं तो इंट्रो से लेकर के फिनिशिंग तक की प्लानिंग विद्यार्थियों के साथ में साझा करते हैं। मैंने अवनीश सर को भी देखा, जब भी कभी वो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवा रहे हैं तो उस दौरान भी वो इतनी जानकारियां दे देते हैं ताकि आपकी मुख्य परीक्षा बनी रहे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम प्रदीप सर की भी बात करें तो वो भी जब जानकारी देते हैं तो विभिन्न विषयों से जोड़कर आपको आगे तक लेकर जाते हैं। तो एमपीजीके पर आप टाइम जो है वो 2 से 3 घंटे का दीजिएगा। कैसे टाइम देना है एमपीजीके में, तो वो हमारे मध्य प्रदेश विषय वाले जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको और भी बेहतर तरीके से बताते रहेंगे अपनी कक्षाओं के दौरान। लेकिन यहाँ तो अभी हम ओवरऑल स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद तुरंत बाद रणनीति में क्या बदलाव हो, तो सबसे पहला बदलाव तो ये हो कि जो पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट किए बिना
छोड़ा ना जाए, छोड़ा ना जाए। ठीक है, ये पूरी कोशिश करिएगा, मतलब प्रयास करें कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करें, उसके बाद कॉपी को बंद करें। दूसरा सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव ये होना चाहिए आपके पास कि मुख्य परीक्षा के रिमाइंडर पॉइंट से मेरा मतलब हुआ ऐसी बातें जो आपने सोच कर रखी हैं, लिख कर रख दी जाएं। ऐसा ना हो कि आप जैसी प्री में पहुंच गए तो आपने मुख्य परीक्षा का बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन कम से कम एक रिमाइंडर पॉइंट आप बना करके कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा, सर से ये जानकारी मिली, ये मेरे सोर्स थे, तो जैसे ही मैं प्री के बाद वापस से कॉपी देखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये कॉपी पहचानने में ही ना आए कि मैं खुद क्या चाहता था। आपने जो नोट्स बना रहे हैं, आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या चल रहा है, कितने दिनों में टारगेट पूरा करने का आपने लक्ष्य रखा था, तो वो सारी बातें कम से कम लिख करके रखिएगा, ताकि जैसे ही सपोज मैंने कहा कि आप 25 दिसंबर से मेंस की तैयारी में पहुंच रहे हैं, प्री की तैयारी में पहुंच रहे हैं, मेंस को बंद कर रहे हैं, तो कम से कम ये तय करके रखें कि भाई 25 दिसंबर को मैं इस स्थिति में था और अब मैं जब मान लेते हैं कि 20 मार्च को आपका एग्जाम हुआ, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और मान लीजिए कि मार्च के महीने में आपका एग्जाम हुआ और एग्जाम के तुरंत बाद जब मैं कॉपी को देखूं तो मुझे पता रहे कि मैं कहां पर था। ऐसा ना हो कि मैंने जो अब तक पढ़ा वो शून्य हो जाए। तो अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को लिख कर रखिएगा। अब एक बड़ी बात आती है कि उत्तर लेखन करें या ऑब्जेक्टिव। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको प्री निकालना है तो ऑब्जेक्टिव लगाइए, और अगर आप भविष्य में मेंस क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है उत्तर लेखन कीजिए। कहने का मतलब ये कि वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको प्री क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड बनाना है तो आप ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए, और मेंस क्वालिफाई करने का आपको कार्य करना है तो आप आंसर लिखते रहिए। बाकी आप समझदार हैं, आप व्यक्ति एक हैं, परीक्षा एक है, परीक्षा के पैटर्न दोनों अलग अलग हैं, पर आपको संभाल कर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। और याद रखिएगा, यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो दोनों पर आपको लगातार काम करना है। और कितनी देर काम कर सकते हैं तो ये आप हमेशा तय करें कि जो भी आपका टॉपिक है कंप्लीट होने के बाद जो आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप लिखिएगा। हाँ, जब तक ऐसा लग रहा है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा आने वाली है तो बेशक आप ऑब्जेक्टिव का जो सोर्स है, ऑब्जेक्टिव का जो टाइम है, प्री का टाइम है, वो आप बढ़ा दें, लेकिन मीन्स टोटल बंद ना करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप उत्तर लेखन नियमित रूप से करें, 1.5 से 2 घंटे तक अपनी आंसर राइटिंग करें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है उस दिन आप अपनी मुख्य परीक्षा के विषयों को, चौथा, पांचवा, छठा, सोशियोलॉजी, इनको रोक दें। अन्य विषयों की भी आंसर राइटिंग आप रोक दें, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ें, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, हर विषय को उस स्टैंडर्ड से पढ़ें कि वो न केवल प्री में आपके काम में आए, अपितु मुख्य परीक्षा में भी आपके काम में आता रहे। ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अब एक बड़ी बात कि निबंध की रणनीति क्या हो। भाई ऐसा कई विद्यार्थी, मैं अब ये निबंध की बातें उन विद्यार्थियों से करना चाहूँगा जिन्होंने 23 का मेंस दिया, 24 का मेंस दिया, 22 का मेंस दिया। अब 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी शायद इस परेशानी को ना समझ पाए कि जाके पावना फटी बेमाई वो का जाने पीर पर आई। भाई जिन्होंने दुख देखा है वो इस दुख को समझेंगे। तो जो निबंध को लेकर परेशान है कि भाई परीक्षा के दौरान अचानक से निबंध लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि पाठ्यक्रम का प्रयोग करना सीखें। अगर कोई मुद्दा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसे पेपर 3 के साथ में आप कंप्लीट करें। अगर वो आपदा प्रबंधन जैसे इस बार का निबंध आया तो उसे आप उसी विषय के साथ पूरा करने की कोशिश करें। पेपर नंबर 6 के सिलेबस को भी देख कर रखिएगा ध्यान से। उसमें जो जो मुद्दे लिखे हुए हैं उसे आप प्रारंभ के 4 पेपर की सहायता से पूरा करते चलें। लेकिन ध्यान रखिएगा,
आंकड़े तो संग्रहित किए जा सकते हैं, भाषा एक दिन में नहीं बनती। लैंग्वेज का प्रवाह, उसका फ्लो आप बना कर रखें। और फ्लो बनाने के लिए क्या करें, क्योंकि इनका इंटरव्यू भी देना है, मेंस भी लिखना है, और लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, केवल तथ्यात्मक भाषा ना हो, सेंटेंस बनाते आता हो, शब्दों का प्रयोग करते आता हो, तो कैसे होगा। हर दिन समाचार पत्र पढ़ें, ना केवल करंट अफेयर्स ठीक होगा बल्कि लैंग्वेज भी आपकी ठीक होगी। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा आपको निबंध में निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी भी है, अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आने वाले समय में उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब हिंदी न्यूज़पेपर में जो भी आपको अच्छा लगता हो उसे पढ़िए। बस याद रखिएगा, खबरें बॉलीवुड की नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विभिन्न समस्याओं से जुड़ी खबरों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। सूक्तियों का संग्रह करें, हमेशा आदत में रखें। किसी भी महापुरुष का कोई अच्छा सा सेंटेंस मिल जाता है तो उसको दिमाग में रखें, जैसे कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहाँ बोला जा सकता है, तो एक आदत में लाएं। बोलने का अभ्यास करें। आप में से कई विद्यार्थियों को लगता होगा कि मैं इस बात को समझ तो पाया हूँ लेकिन बोल नहीं पाया। तो आप स्वयं, जब ईश्वर ने आपको अगर वाक पटुता दी है, जबान दी है, तो बोलने की कोशिश करें। आप जितना भी पढ़ते हैं उन चीज़ों को रिकॉल करें, बोलने का अभ्यास करें, चलते फिरते बोलने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में जब बहुत सारे विषयों में जाए जहाँ पर भाषा प्रवाह की जरूरत पड़ेगी तो कोई कमी शेष ना रह जाए। और अगर हो सके तो सप्ताह में कम से कम एक निबंध जरूर लिखें, नोटिफिकेशन आने से पहले तक। तब तक तो आप कम से कम कर ही सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, 3 से 4 दिन तक किसी मुद्दे पर आप अच्छे से रिसर्च करें, 5वें 6ठे दिन में जा करके आप उस मुद्दे पर लिखिएगा, है ना। अब जो निबंध का महत्व समझते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर बात है। जो नहीं समझते तो मैं ये रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकता हूँ कि इस चीज़ को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि विद्यार्थी सुनता सबकी है, करता मन की है। ठीक है। तनाव प्रबंधन एक बहुत बड़ा मुद्दा, परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान, बढ़ती उम्र के दौरान, घर वालों के दबाव के कारण स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। और याद रखिएगा, स्ट्रेस जीवन में आएगा, ये तय है। अब स्ट्रेस के बाद उस स्ट्रेस से आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हो या स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और तनाव प्रबंधन के लिए जो सबसे बेहतर विधियां हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपने आप में डॉक्टर हैं। क्योंकि सबसे पहली विधि है आपके पास आपकी व्यवस्थित दिनचर्या हो। आपने जो रूटीन फॉलो किया है, अगर वो रूटीन आज आपने पूरा नहीं किया, आज के 12 घंटे की स्टडी कल पर अगर टाल दी तो कल 24 घंटे पढ़ना संभव नहीं है। और जब व्यक्ति असफल होता है तो निश्चित रूप से स्ट्रेस में आता है। तो अपने टारगेट पूरा कीजिए। टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपके अंतःकरण से, आपकी अंतरात्मा से आपके ऊपर दबाव बनेगा। कोई और दबाव बनाने नहीं आएगा, आपके 3 मित्र आपको बुलाने के लिए आएंगे कि चलिए आज हम रविवार का दिन है, संडे का दिन है, क्रिकेट खेल कर आते हैं, घूम कर आते हैं। आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि आप तनाव में चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं उन्हें आप अचीव करें। एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, आपको कम से कम पता हो कि इस समय पर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। और समय समय पर अपने वरिष्ठों से, अपने माता से, पिता से, बड़े भाई से, अपने सीनियर से और शिक्षकों से मुलाकात करते रहिए। अगर आप अपने वरिष्ठों से, शिक्षकों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके भीतर एक बेहतर ऊर्जा का संचार होता है और ऐसी संचरित होने वाली ऊर्जा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कोशिश कीजिएगा मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल अक्सर उठाया जाता है किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन जब तक हम फ़ोन को रखते हैं तब तक पता चलता है काम था 1 मिनट का, लेकिन फ़ोन रह गया हाथ में तो 1 घंटा कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कोशिश कीजिए अपने आप को फिजिकल रूप से एक्टिव रखें। कोई स्पोर्ट्स आदि में आप हिस्सेदारी करते हैं तो बहुत अच्छा है, रनिंग करें। वो भी नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय पर फ़ोन को घर पर रख करके और 2-4 मिनट, मैं तो अगर ये कहूँगा कि अगर 3 मिनट आप रनिंग करते हैं तो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर होता है। और ये भी नहीं कर पाते तो अपने मित्रों के साथ में बिना फ़ोन के थोड़ा समय गुजारिएगा। शाम के समय अगर 30 मिनट या मान लीजिए मॉर्निंग टाइम पर लगभग 15 मिनट आप टाइम खुद को देंगे, परीक्षा को नहीं, खुद को देंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकेगा। और नकारात्मक मित्रों से दूरी
है बहुत ज़रूरी, क्योंकि नकारात्मक मित्र जो स्वयं फ्रस्ट्रेट है, जिसकी व्यवस्थित दिनचर्या नहीं है, जो वरिष्ठों पर भी नहीं, शिक्षकों पर भी नहीं विश्वास नहीं करता, जो केवल दिन भर फ़ोन में पड़ा रहता है, जो नकारात्मक हो चुका है, उनसे दूर रहिएगा। जिस प्रकार से एक वायरस जब फैलता है तो सभी लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे नकारात्मक मित्रों से कृपया दूरी बना करके रखें। तो ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से फ़ायदा रहेगा। और फिर मैं ये कहूँगा कि परीक्षा के सोर्स क्या हो, परीक्षा का माध्यम क्या हो। तो देखिए, माध्यम के रूप में मैं आपको, सोर्स के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ क्या क्या सोर्स हों आपके, पुस्तक कौन सी पढ़ी जाए। अगर हम ऑफलाइन क्लास में आ पाते हैं तो उत्कर्ष की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन कक्षाएं अगर हम घर पर बैठ करके पढ़ना चाहते हैं तो क्या कोई ऑफ़र आदि हमारे पास मिल सकता है। और एक वही रही बात कि मेंटरशिप अगर किसी की मिल जाए तो उससे बेहतर क्या है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो जिन्होंने तैयारी पूरी कर ली है, जिनको कक्षाओं की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें केवल ज़रूरत है मार्गदर्शन की, तो उन्हें मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए बेहतर होता है हमेशा। वैसे ये मेंटरशिप आपको कोई आपका सीनियर दे सकता है, आपके टीचर्स दे सकते हैं, आपके भाई दे सकते हैं, कोई चयनित व्यक्ति आपको दे सकता है, कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति आपको दे सकता है। अगर आपको लगता है कि मेंटरशिप आपको उत्कर्ष के माध्यम से प्राप्त करनी है तो उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों ने 2024 की मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में विद्यार्थियों को करीब करीब 12 घंटे के आसपास का सिलेबस बनाकर और यहीं ऑफलाइन सेंटर पर बिठाकर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर उसको मार्गदर्शित करने का कार्य किया जाता है। तो इसके लिए आप ऑफलाइन सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हम तो मेंटरशिप की भी ज़रूरत नहीं है, क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं तो पुस्तक से पढ़ लेता हूँ, मैं तो कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत सारी किताबें आप लोगों को लोग सजेस्ट करते हैं। मैं किसी भी किताब की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि हर शिक्षक, हर लेखक अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड होता है, अपने आप में बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। पर मैं यही कहूँगा, उत्कर्ष के पास जो पूरी टीम बैठी हुई है, एक अनुभवी शिक्षकों का एक पूरा पैनल है, कंटेंट पर काम करने वाले अनुभवी यहाँ पर जो व्यक्ति शामिल हैं, पूरी एक टीम यहाँ पर बैठी हुई है, उन सब ने मिल करके बहुत सारी किताबों के असीमित ज्ञान का संकलन करके और एकदम सटीक पुस्तकें विद्यार्थियों के हित में बनाई है, चाहे बात प्रारंभिक परीक्षा की हो चाहे मुख्य परीक्षा की। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे कहूँगा कि उत्कर्ष की पुस्तकें आप ऑफलाइन सेंटर से या बुकसेलर ऐप के माध्यम से मंगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है उसके अलावा, तो मैं कहूँगा कि भटकाव बहुत ज़्यादा है, मेरी तरफ से तो नहीं है। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि आप फिर भी लाना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने वरिष्ठों से, अपने अनुभवी शिक्षकों से उन पुस्तकों के नाम पूछ लीजिएगा। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है एथिक्स में बुक कौन सी आती है, तो मैं कहूँगा लेक्सिकन आती है। हिंदी में कौन सी आती है, मैं कहूँगा डॉक्टर हरदेव बहारी आती है, वासुदेव नंदन प्रसाद आती है। पर मैं विद्यार्थियों को बोल देता हूँ कि इन किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से जो कुछ आपके काम का है वो उत्कर्ष की बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम स्वयं लगातार अध्ययन करके कोशिश करते हैं लगातार पुस्तकों को अपडेट करें। रिसेंटली 24 का एग्ज़ाम हुआ है और 15 नवंबर तक सारी बुक्स अपडेट हो जाएंगी। क्यों अपडेट हो जाएंगी? क्योंकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को अपडेट जानकारियां ही मिलें, ये पूरी कोशिश उत्कर्ष की रहती है। फिर इसके बाद में ऑफलाइन क्लास जब भी आप आते हैं आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास को लेकर के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास तमाम प्रकार के ऑप्शन हैं उत्कर्ष के ऑनलाइन ऐप पर। उत्कर्ष के ऐप पर जाएंगे और अभी तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी इस समय पर तो ऑफर चल रहा है अभी दिवाली का, ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें सबसे बड़ी बात कि 3 नवंबर तक ये ऑफर है। फिलहाल जब तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो आपके पास लगभग 30 से 31 तारीख तक पहुँचने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो थोड़ा समय देख लीजिएगा। 24 तारीख से ऑफर शुरू हुआ है, 3 नवंबर तक ऑफर चलेगा। 90% तक की आपको छूट मिल रही है हर सिलेबस की। मैं अगर बात करूं तो फीस पर डिपेंड करता है, इसलिए 90% तक की आपको डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ 3 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और साथ साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाएंगे। तो आप इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो जो विद्यार्थी इंदौर में आने में अवेलेबल नहीं है और चाहते हैं बहुत कम पैसे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जहां पर ऑफलाइन में विद्यार्थी नहीं बैठे हुए हैं,
अच्छा, ये हाइब्रिड मोड वाले बैच वो आपको मिल जाते हैं, वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं और यहाँ ऑनलाइन शिक्षक पढ़ा रहा है। जो विद्यार्थी पूछते हैं उनके जवाब मिल जाते हैं, आप कैमरे से देखते रहते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर सिर्फ लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास चले, हम घर बैठकर सुनते रहेंगे, टीचर से हमारा संवाद हो कैमरे के माध्यम से, तो हम आराम से पढ़ सकते हो। तो उनके लिए एकलव्य फाउंडेशन बैच बहुत अच्छा है, जो कि शुरू हो रहा है 18 मंथ से। मिला जुला का अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा कि भाई MPPSC की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप हर एक स्थिति की सामना के लिए तैयार रहें। और याद रखिएगा, हर लक्ष्य आप पा सकते हैं अगर आपका है खुद पर विश्वास। मन में रखिए आस, निश्चित होंगे आप सफल, ऐसा मेरा है विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।